आज की जो कहानी है ये 10 अप्रैल 2024 यानी इसी साल की है और ये कहानी राजस्थान के दौसा ज़िले की है। राजस्थान के दौसा ज़िले में मनोज मीना नाम का एक शख्स रहा करता था। पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था, इस वजह से उसकी नौकरी बहुत अच्छी लग गई थी। लेकिन ये नौकरी प्राइवेट नौकरी होने की वजह से ये काफ़ी दिनों तक दौसा में ही जॉब करता रहा। फिर परिवार वालों के द्वारा इसकी शादी कर दी गई और जब इसे लगा कि इस जॉब से अब घर का खर्चा नहीं चलेगा, तब इसने अपने जॉब को स्विच कर लिया। इसे दूसरी जॉब मिली थी गुजरात में। शादी के बाद मनोज मीना अंकलेश्वर, जो कि गुजरात में है, इस जगह पे एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा था। कुछ दिन वो कुछ सालों तक जॉब करता है। अच्छी नौकरी होने की वजह से उसे लगा कि शायद मैं और भी अपने घर वालों की मदद कर सकता हूँ और इस वजह से उसकी ही कंपनी में एक जॉब की वैकेंसी खाली थी, जिसकी वजह से उसने अपने भांजे को इस शहर अंकलेश्वर में बुला लिया। मनोज मीना के भांजे का नाम था लोकेश मीना। लोकेश भी मनोज के साथ गुजरात के अंकलेश्वर में काम करने लगता है। कुछ महीने ही बीतते हैं, वैसे ही मनोज को लगता है कि अब घर ठीक से चलाने के लिए मेरी पत्नी को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। अब इसके बाद वो अपने गांव राजस्थान के दौसा में कॉल लगाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम भी गुजरात के अंकलेश्वर मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। पत्नी बड़ी खुश हो जाती है और अपने सारे सामान को पैक करके गुजरात पहुँच जाती है। गुजरात अब ये तीनों लोग रहना शुरू कर देते हैं। पत्नी कुछ महीने ही रहती है, उसके बाद फिर से वो दौसा वापस चली जाती है। इधर मनोज मीना और लोकेश मीना, जो कि उसका भांजा था, ये दोनों अकेले ही गुजरात रहना शुरू कर देते हैं और पत्नी जो आई थी वो कुछ समय के लिए ही वापस अपने गांव गई थी। इधर दोनों एक दिन बैठ करके छुट्टी के दिन रिलैक्स करते रहते हैं और कुछ खाना पीना खाते हैं और साथ में ही शराब का सेवन भी करते हैं। शराब पीते पीते मनोज को लोकेश बताता है कि मामी जब यहाँ आई थी तो मैंने उनको किसी से बात करते सुना था, शायद उनके संबंध किसी और भी लोगों के साथ है और आपको इस बारे में खबर होनी चाहिए। जैसे ही मनोज इन बातों को सुनता है वो आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और शराब के नशे में ही वो अपनी पत्नी के नंबर को डायल करता है। पत्नी कॉल उठाती है और वो खूब ज़्यादा अपनी पत्नी को सुनाने लगता है, बहुत बुरी तरीके से उसे डांटने लगता है और उसे बहुत सारे सवाल भी पूछता है। इस वक्त पत्नी समझ रही थी कि शायद वो नशे में है, इस वजह से वो ज़्यादा बात तो नहीं करती है, फ़ोन रख देती है। इसके बाद मनोज प्लान बनाता है कि मुझे क्यों ना गांव जाना चाहिए और जब ये मनोज मीना अपनी पत्नी से बात कर रहा था तो उसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। मनोज मीना की पत्नी सवाई माधोपुर की रहने वाली थी, इस वजह से वो मायके चली गई थी और इधर मनोज वापसी की टिकट कटवा के अपने राजस्थान के दौसा गाँव में पहुँच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से वो पत्नी से मिलने जाता है। सवाई माधोपुर जाने के बाद वो अपनी पत्नी से मिल पाता, इससे पहले ही उसका साला आकर के उससे मिलता है। साले का नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जब अपने जीजा के सामने आता है वो कहता है कि वो इतने गुस्से में क्यों उसकी बहन से बात कर रहा है या जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे वो शांत कराने की कोशिश करता है। मनोज कहता है तुम अपनी बहन को मुझसे बात कराओ, बात करके मसले को हल कर लिया जाएगा। मनोज का साला धर्मेंद्र अपनी बहन को बुलाता है और मनोज अपनी पत्नी से बैठकर कुछ देर के लिए बातें करता है। मनोज कहता है कि क्या तुम्हारे संबंध किसी और मर्दों के साथ हैं? ऐसा मेरा भांजा बता रहा है, जिसका नाम लोकेश था। मनोज मीना की पत्नी को लगता है कि अब शायद उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। बात करते करते वो बताती है कि जब मैं तुम्हारे पास आई थी, यानी जब मनोज की पत्नी गुजरात के अंकलेश्वर में उसके साथ रहने के लिए कुछ महीनों के लिए गई थी, उस दौरान उसका भांजा भी वहीं साथ में रहा करता था। एक दिन मौका पाकर जब मनोज घर पे नहीं था, उसने उसकी पत्नी की कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच ली। फोटो खींचने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही वो मनोज को कुछ भी बता नहीं पाई और बताना भी नहीं चाहती थी और इधर जो उसको ब्लैकमेल करता जा रहा था लोकेश, इस बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। इस वजह से उसके शर्तों को मानने के लिए मनोज की पत्नी मजबूर हो जाती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। साथ ही साथ उसके और भी कुछ लोगों के साथ बातचीत जरूर थे, लेकिन ये सिलसिला केवल बातचीत तक ही सीमित था।
लेकिन इस मौके का फायदा उठाता हुआ लोकेश मीना अपनी मामी से ही अवैध संबंध बनाने लगता है। इधर कुछ महीने बाद ही मनोज की पत्नी को लगता है कि शायद वो इस रिश्ते को ज्यादा दिन नहीं चला पाएगी, इस वजह से वो वापस अपने गांव की ओर रुख मोड़ लेती है। मनोज को इस बारे में पता लगता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम इसी समय कॉल लगाओ, मेरे भांजे को बात करो ताकि मैं भी समझ पाऊं कि ये सारी बातें जो तुम बता रही हो बिल्कुल सही है। पत्नी कॉल करती है लोकेश को वैसे ही प्यार भरी जो बातें उनके बीचों में होती थी वैसे ही वो बात करना शुरू करती है। और शुरुआत में ही लग जाता है मनोज को कि ये जो उसकी पत्नी बता रही है शायद कहीं ना कहीं सच बात है, क्योंकि दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी वो काफ़ी आपत्तिजनक थी। एक कपल के बीच में जैसी बातचीत की जाती है वैसे ही ये दोनों बात कर रहे थे। अब मनोज ने इधर दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया था, जिसके भनक लोकेश को बिल्कुल लगी भी नहीं थी। जब ये कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है तब पूरी तरह से मनोज को विश्वास हो जाता है कि उसके भांजे ने शायद उसकी पत्नी के साथ सही नहीं किया है। इसके बाद वो एक योजना बनाता है, इस बात की पूरी जानकारी अपने साले धर्मेंद्र को भी देता है और उसे भी अपने साथ ले लेता है। और 11 अप्रैल को फिर से मनोज अपनी पत्नी से कॉल लगवाता है लोकेश को और उसे एक जगह बुला लेता है, उसे घर ही बुला लेता है, इस बात को कहते हुए कि उसकी पत्नी मिलना चाहती है उससे। पत्नी के मुंह से इस शब्दों को सुनने के बाद लोकेश बिल्कुल तुरंत राजी हो जाता है और तयशुदा टाइम पे वो पहुंच भी जाता है। जब घर पहुंचता है तो उसने घर वालों को अपने निकलते समय बताया था कि मैं मामा मामी से मिलने जा रहा हूं। जब वो मामी के घर पहुंचता है तो देखता है वहां पे मामा भी है और मामे का साला भी है। इन दोनों को देखने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और अब मनोज बहाने से लोकेश को पास में ही कुछ दूरी पे ही एक नदी था, नदी के किनारे ले जाता है। इसके साथ एक दो सहयोग करने के लिए दोस्त भी गए थे, लगभग 3 से 4 लोग थे और ये चारों जाकर के वहाँ पे फिर सच्चाई लोकेश के सामने रखते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। जब उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही थी उस समय एक शख्स ने वीडियो भी बना लिया था और ये वीडियो भी मनोज के पास बिल्कुल वैसे ही था उसके मोबाइल के अंदर। इसके बाद जब मार पिटाई करने के बाद ये सभी लोग थक जाते हैं और लोकेश बेसुध पड़ जाता है, उसके बाद भी ये रुकते नहीं हैं, उसे मार मार के मौत की नींद सुला देते हैं। जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद इसी नदी के किनारे एक गड्ढा करते हैं और इस गड्ढे के अंदर उसकी लाश को छुपा देते हैं। फिर वापस ये सारे ही अपने घर चले जाते हैं। इधर जब लोकेश घर से निकला था वो घर वालों को बताकर निकला था कि वो मामा मामी से मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं घर वालों को शक भी था क्योंकि ये अफवाहें भी उनके कानों तक पहुंच चुकी थी कि मामी से इसके कुछ ना कुछ संबंध की चर्चाएं चल रही है। घर वालों को शक होता है और वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। लालसोट पुलिस स्टेशन नाम है इस स्टेशन का, जहाँ पे जाकर के उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस तुरंत ही शक के आधार पे मनोज को पकड़ लेती है क्योंकि वो घर से बता के निकला था कि वो मामा मामी के घर जा रहा है। मनोज मीना को पकड़ा जाता है और उसे हिरासत में रखा जाता है। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। जब वो लॉकअप में बंद होता है उसे पूछताछ जारी रहती है। कुछ ही देर में मनोज मीना भी ये सारी ही सच्चाई बताता है और उसे कबूल कर लेता है कि उसी ने हत्या की है अपने भांजे की। उसके बाद उसे रात भर उसी लॉकअप में बंद रखा जाता है, उसे एक चादर दे दिया जाता है। लेकिन रात में मनोज मीना को पता नहीं क्या होता है, वो क्या सोचता है, चादर के 2 टुकड़े फाड़ता है और लॉकअप के अंदर कभी भी कोई पंखा वगैरह नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं लॉकअप में ही अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से तो जो जाली थी लॉकअप के अंदर उसी में वो एक कपड़े का छोर बांधता है और दूसरा छोर अपने गले में लपेट लेता है और फिर वहीं पे वो एक तरह से फांसी लगा करके अपनी जान दे देता है। सुबह जब लॉकअप को देखा जाता है, छानबीन किया जाता है तो लोकेश वहीं पे बेसुध पड़ा होता है। आधी बॉडी उसकी हवा में थी, आधी बॉडी उसकी ज़मीन को टच कर रही थी। इसके बाद अब पुलिस वाले भी सकपका जाते हैं क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कंप्लीट हुई नहीं थी। पुलिस पे भी काफ़ी सारे सवाल उठ सकते थे क्योंकि ये 302 का मामला था। इस वजह से अब पुलिस तलाश में जुट जाती है धर्मेंद्र की, जो कि उसका साला था। धर्मेंद्र की तलाश कर ही रही थी, धर्मेंद्र मिल नहीं रहा था क्योंकि
धर्मेंद्र अब फरार हो चुका था और वो फरार होकर जयपुर पहुंच चुका था। जयपुर जाने के बाद लगभग वो रात में जयपुर पहुंचा था। जयपुर के स्टेशन पे एक ट्रेन आ रही थी जो कि 10 से 11 बजे के बीच में आ रही थी और उसका स्टॉपेज स्टेशन पे नहीं था। उसी ट्रेन के मुंह के आगे वो कूद करके वो भी वहां पे अपनी जान दे देता है। इधर जब धर्मेंद्र की जान चली जाती है तो पुलिस के जो रेलवे पुलिस विभाग में लोग होते हैं उसकी बॉडी को जब कब्जे में लेते हैं, उसके बाद उसके पॉकेट से कुछ आईडी बरामद होती है। आईडी के आधार पे पता लगाया जाता है कि ये शख्स कहाँ का था। तब पता लगता है कि इस पे ऑलरेडी 302 का मुकदमा चल रहा था और एक दिन पहले ही इसकी जीजा ने पुलिस स्टेशन में ही अपने आप को ख़त्म कर लिया है। तो ये दो जाने एक दिन के अंतराल में चली गई थी और पहली जान वो जो उसके भांजे की थी यानी लोकेश मीणा की थी। अब चौथी जो सबसे बड़ी इसमें जड़ होती है इन सारी ही चीज़ों की, इसकी वजह से ये सारी ही वारदातें हुई थी, जो कि मनोज की पत्नी थी वो अब फरार हो गई है। वो पुलिस के कब्जे से बाहर है, कहाँ गई किसी को भी पता नहीं है। लेकिन ये केस अपने आप में ही एक ऐसा केस है जिसमें 3 जानें चली गई एक अवैध संबंध के वजह से। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगली मुलाकात फिर से एक नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहें। धन्यवाद।